सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिज़र्व सीट्स का जो केस है ये कैसी सूरत इख्तियार करेगा आइंदा आने वाले दिनों में, जिससे तकदीर तय होगी पाकिस्तान की पार्लिमान की भी और मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी भी। रिज़र्व सीट्स की जिस तरीके से बंदरबांट हुई वो काबिल तहसीन तरीक़ाकार नहीं था, लेकिन ऐसा तरीक़ाकार अपनाया गया जो मुतनाज़ा भी था और लोगों के लिए काबिल कबूल भी नहीं था। 8 फरवरी को लोगों ने जिस जमात को वोट डाले सबसे ज़्यादा, नतीजे में उसके बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स जीते भी, लेकिन हुकूमत में वो जमात नहीं आई। उसमें गलतियाँ बेशुमार लोगों की शामिल होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद भी थी कि वो किसी और सियासी कुव्वत के साथ बातचीत से गुरेज कर रहे थे और ख़ुद उनकी नशिस्तें उतनी बनती नहीं थी। लेकिन उससे पहले जो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि बल्ले का निशान जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे छीन लिया था, उसी के ऊपर मोहर लगाई और कहा कि इसके लिए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरीके से नहीं करवाए गए, इसलिए बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। पहला वो मुतनाज़ा मामला था। दूसरा, 8 फरवरी के इंतखाबात का दिन ओके था, दिन के अंदर कोई बहुत शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 के साथ जो कुछ हुआ वो दूसरा तनाज़ा था। फिर रिज़र्व सीट्स, जो लोग इंडिपेंडेंट जीत कर असम्बलियों में चले गए थे, उन्होंने पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ने उसे पार्लियामेंट्री पार्टी भी डिक्लेयर कर दिया। जब रिज़र्व सीट्स की बारी आई तो उन्होंने कहा रिज़र्व सीट्स तो इनको मिल नहीं सकती, बाकी जमातों में तकसीम कर दी। अब ये पूरा ढांचा जिस तरीके से खड़ा किया गया है, इसके अंदर बहुत कुछ मसनूई है। जो मुरवजा कवानीन, जो आइन की स्पिरिट है, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, उससे वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, मुतसादम है, उससे हटकर है। असूल ये होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कि लोगों ने जिसको मुंतखब करके भेजा है अपने वोट की ताकत से, वो जमात पार्लियामान में जाके हुकूमत बनाएगी। यहाँ उल्टा काम हुआ है, जिसको वोट पड़े हैं वो बाहर बैठा हुआ है और जिसको कम वोट पड़े हुए हैं वो हुकूमत बना के बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले माजी के और ये वाला फैसला जो रिज़र्व सीट्स के अंदर आएगा, ये सिर्फ पार्लिमानी जमहूरियत का ही मुस्तकबिल नहीं तय करेगा, बल्कि बहुत सारी जो सियासी कुव्वतें हैं उनका मुस्तकबिल भी तय करेगा। रिज़र्व सीट्स किसको कैसे मिलनी चाहिए और वोट की ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, रिज़र्व सीट्स कैसे मिलनी चाहिए, आज 2 जजेस ने इसके ऊपर अपनी जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स दिए उससे वो तरीक़ाकार को बड़ा खुल के उन्होंने बयान कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, सुनिए। एक मिसाल से ही समझ आ जाती है कि सपोज 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक सीट ली है। जी इस एग्जांपल जी बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास। जी ठीक है, तो अब एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे? नहीं ले सकते। आइन से बात कीजिए। देखिए, ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जाम्पल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जरा सुन लीजिए ना, पूरी बात तहम्मुल कीजिए, सुनने की वो भी कर ले। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सीट सिक्योर नहीं करती है, विल देयर बी एलोकेशन ऑफ सीट्स? इसका इम्प्लिसिट है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीट सिक्योर करेगी उसी के प्रोपोर्शन में उनको एलोकेशन होगी। Rule 94 देखें ना, it talks about the percentum share of each political party. So these seats only go to political parties as per their share. तो ये तरीक़ाकार तो जजेस बड़ा खुल के बयान कर रहे हैं, तरीक़ाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई थी जो बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने इनसे लिया था। क्या वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक था, या सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तस्दीक की उस फैसले की, क्या वो फ़ैसला आइन की रूह के मुताबिक था? क्योंकि डेमोक्रेसी में इंक्लूसिव प्रोसेस जो होता है ना, जिसमें लोगों की शमूलियत तो वो अपनाया जाता है। किसी बड़ी सियासी जमात को अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दें तो वो इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं रहता, उसकी स्पिरिट के खिलाफ चली जाती है बात। जस्टिस मुनीब इसको कैसे देखते हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला सही था या गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके हक़ में फ़ैसला दिया उसके मतलब उन्होंने रबर स्टैम्प का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। I think it is important to understand what the cascading errors of law to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we chasing the form, not the substance, and therefore rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there. तो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें जिसका आगाज होता है सियासी जमात से। मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। अब हर कोई ना बोले, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उससे पहले या उसके बाद इलेक्शन से, ये क्या पहला मौका था कि पीटीआई के साथ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 में
कुछ ऐसा ही PMLN के साथ किया जा रहा था। उस वक्त उनकी मुंतखब हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद जो इनके सेंटर्स इलेक्शन लड़ रहे थे उनसे पार्टी सिंबल ले लिया गया, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, शेर का निशान वापस ले लिया। फिर नवाज शरीफ को जेल से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत गिरा के बाप पार्टी बनाई गई। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हर दौर में होता रहा है। पिछली तारीख पूरी पढ़ लें और पाकिस्तान आज जिस मुश्किल से गुजर रहा है ये हमारी इसी हरकतों के सबब हम ये सारा कुछ फेस भी कर रहे हैं। लेकिन उसको मानने पे, उसको समझने से और अपनी राह बदलने पे तैयार नहीं है। हर IGI वाला तजर्बा हर 10 साल बाद हम दोहराते हैं। कभी 70s में चले जाएँ, 40s 50s, जब भी आ जाएँ आपको यही नज़र आएगा कि कोई ना कोई IGI टाइप हम चीज़ खड़ी करते हैं, फिर धड़ाम से 2-3 साल बाद वो नीचे गिरती है, फिर 25-30 साल उसकी लड़ाई में या उसको संभालने में, फायर फाइटिंग में गुजार देते हैं। PTI को भी खड़ा किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, अब गिर गई है, उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको तोड़ फोड़ के संभाल लें, अभी संभाली नहीं जा रही। जस्टिस अतर मिनल्ला और कादी फायज़ ईसा इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके अंदर भी इत्तेफाक राय नहीं है। दिखाइएगा। इंडिपेंडेंट नहीं है आप बहस कर रहे हैं। मैं इसलिए इंडिपेंडेंट हूं क्योंकि मुझे बैट का सिंबल नहीं मिला। आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, वहां से थोड़ा ले लिया, आपने थोड़ा सा यहां ले लिया। ये सारे मसले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते। जो पार्टी जिसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म। जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हियर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट is the right to vote. So political party thi PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है। सॉरी, let me just complete. हमारे सामने आएंगे। Let me just complete. We are the custodians of the fundamental right. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. जस्टिस अतर उन सारी जो खराबियां पैदा हुई हैं उसकी निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन कादी फायज़ ईसा कह रहे हैं कि वो शिकायत अभी हमारे सामने नहीं है। बुनियादी तौर पर माजी जो है, मैं कादी फायज़ ईसा को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, बड़े अपराइट आदमी हैं, तो मेरी उनसे तवक्को यही है कि बल्ले के निशान वाला फैसला जो है मैं तो उसको कहता हूँ दुरुस्त नहीं है। अब उनके पास मौका है कि उससे इस्लाह कर लें, लेकिन माजी हमारा ऐसे ही फैसलों से भरा हुआ है जहाँ हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ करके पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और पार्लियामान के खिलाफ फैसले करते रहे। उसी के नतीजे में कोई वज़ीर-ए-आज़म फांसी चढ़ जाता है, किसी को प्लेन कॉन्स्पिरेसी में वो पकड़ लेते हैं, हाईजैकिंग केस में किसी को गिरा देते हैं, किसी के खिलाफ गद्दारी की बात कर लेते हैं।